हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज के वीडियो में बात करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिस है 655, ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन थे, यानी बहुत टफ क्वेश्चंस इसमें थे नहीं। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व भी किए होंगे। और देखिए, ये वाला जो लेवल है ना, बस इतना ही लेवल रहता है आप लोगों के एग्जाम का, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे माउस की क्रिया क्या है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग और ये सभी। अगर आपको छोटी मोटी नॉलेज भी अगर आपको है ना, थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाने की, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। सिंगल क्लिक भी आप माउस से आपने किया होगा, डबल क्लिक भी आपने माउस से किया होगा। और ड्रैग का मतलब किसी एक पोर्शन को लेके उठाते ना आप, ड्रैग एंड ड्रॉप करना आपने सुना होगा। किसी चीज़ को उठाओ और एक तरह ड्रैग कर दो या ड्रॉप कर दो, ये टर्म आपने ज़रूर सुनी होगी। तो ये यहाँ पे माउस में से आप ये सारी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? बहुत सारे लोग इसको माउस भी करके आते हैं, जबकि माउस इसका गलत आंसर है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन। इसका जो आंसर है वो स्कैनर है। ग्राफिक इमेज का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इजीली किसी भी एक फोटोग्राफ को नहीं ले पाता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि स्कैनर हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ना, आप प्रिंट आउट निकालते हो, कैसे निकलता हो प्रिंट आउट? ऐसे तो निकल नहीं जाता है, उसका भी आपकी स्कैनिंग होती है और देन उसके बाद उसका क्या होता है, प्रिंट निकलता है। इसी टाइप से आप कंप्यूटर में किसी भी एक पिक्चर को या फिर कोई भी चीज़, लिखी हुई चीज़ है, अगर उसको कंप्यूटर से रीड करवाना है, कंप्यूटर के अंदर आपको उसे डालना है, तो आपको टाइपिंग ना करनी पड़े, उसके लिए हमारे क्या होते हैं, स्कैनर होते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, स्कैनर भी हमारे बहुत टाइप्स की होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे हैंड होल्ड स्कैनर्स होते हैं, अगर आप कभी किसी एक स्टोर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे हाथ से पकड़ते हैं और जो भी उसमें प्राइस होता है उसको इस टाइप से किया जाता है, वो स्कैन होकर कंप्यूटर में ऐड हो जाता है ना। तो वहाँ पे वो कोई रेट नहीं लिखते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली क्या करता है, स्कैनर उसे स्कैन करता है और कंप्यूटर के अंदर डाल देता है। इसी टाइप से आपने फ्लैट वाले स्कैनर भी देखे होंगे, जहाँ पे मार्कशीट वगैरह देखा ना आपने, एक ग्लास सा होता है, शीशा सा होता है, उसमें मार्कशीट वगैरह रख देते हैं। या फिर आप किसी भी चीज़ को आप जो है प्रिंट जिसका लेना होता है, या कंप्यूटर के अंदर बेसिकली किसी चीज़ को अगर आपको डालना है, तो उसके लिए हम स्कैनर यूज़ करते हैं, और वो फ्लैट वाला स्कैनर होता है। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप के स्कैनर, आपका एक हैंड होल्ड वाला स्कैनर होता है और एक आपका फ्लैट वाला स्कैनर होता है। फ्लॉपी क्या होता है, एक फ्लॉपी आपके पास एज अ हार्ड डिस्क, या हम इसे कह सकते हैं ये हमारी एक स्टोरिंग डिवाइस, हालांकि अब तो क्या ही ये चलती होगी, स्टोरिंग डिवाइस होती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखिए ये बहुत पुरानी चीज़ है। आज तो हमारे पास बहुत सारी हार्ड डिस्क आ गई हैं, पेन ड्राइव्स आ गई हैं, पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, तो सबसे पहले यानी 90s 70s की अगर मैं बात करूं, तो फ्लॉपी डिस्क के अंदर हम क्या करते थे, डेटा को स्टोर करते थे। अब डेटा कितना स्टोर होता था, यानी इसमें जो डेटा होता था ना, वो 312 KB। अब किलोबाइट आप समझते हो, बहुत छोटी की मैं बात कर रहा हूँ। ये फिर धीरे धीरे आगे जाते में 1 MB तक की आप इसमें क्या कर पाते थे, जो फाइलें थे वो आप स्टोर कर पाते थे। क्लियर? तो मतलब आज सोचो ना, अगर आपके पास अगर एक आज स्मार्टफोन है, तो उससे भी कम से कम 7-7 और 8-8 MB की फोटोज आप इजीली क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टोरेज की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं 1 MB की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे केबी में तो वो और भी छोटा हो जाता है। बात समझ पा रहे हो? मतलब आप इतनी छोटी सी चीज़ को क्या कर पाते थे, फ्लॉपी डिस्क के अंदर स्टोर कर पाते थे। ठीक है, हालांकि अब तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं। आज तो हम SSD को हम यूज़ करते हैं, बल्कि वो जो आपके पास हार्ड डिस्क होती है, HDD जिसे हम कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी अब रिप्लेस कर दी है SSD ने। हालांकि SSD अभी भी चल रही है, लेकिन SSD क्योंकि फास्ट होती है, स्टोरिंग तो है, लेकिन SSD के कंपैरिजन में SSD जो होती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस हम इसे कहते हैं, या डिस्क इसे कहते हैं, इसका नाम है कुछ इसी टाइप से। तो यहाँ पे ये वाला जो होता है ये ज़्यादा फास्ट होता है, और इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसलिए हाँ, जो SSD है वो आपका स्टोर तो करेगा ही करेगा, लेकिन हमारे जो कंप्यूटर है उसको सुपर फास्ट बना देता है। आप डायरेक्टली कंप्यूटर ऑन करते हो और आप डायरेक्टली जो है, जो एक विदिन कुछ समय लगता है ना, टाइम लगता है 1 मिनट का कंप्यूटर ओपन करने में, अगर आपके कंप्यूटर में SSD है तो बहुत जल्दी खुल जाता है। जॉयस्टिक तो ये भी इनपुट वगैरह करने के लिए होता है। गेम्स वगैरह आपने कभी खेले होंगे बचपन में, वीडियो गेम्स वगैरह, उसी टाइप के जॉयस्टिक भी होते हैं। ये सारे हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं। फ्लॉपी के बारे में मैंने आपको बता दिया। माउस से आप ग्राफिक जो इमेज होते हैं इनको आप इनपुट नहीं करते हैं। माउस इसलिए बच्चा कर देता है क्योंकि माउस इनपुट बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस की कोई फाइल है, तो वहाँ से आपको कभी पिक्चर्स वगैरह निकालनी होती है, तो वहाँ से आप क्या करते हो, उसमें माउस से इन इंसर्ट कर सकते हो और अपने उस पर्टिकुलर फाइल पे लेके आ सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है स्कैनर, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कंप्यूटर में क्या आवश्यक
अवश्य होना चाहिए कि बूटिंग हो जाए। तो सबसे पहले तो बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बूटिंग क्या होती है, ठीक है। ये कंपाइलर नहीं है, ये कंपाइलर होगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि अगर आपने मेरी जो वीडियोज़ हैं जो मैंने यहाँ पे अपलोड की हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, आपने इसके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं किए होंगे। देखिए कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइल करना। कंपाइल करना मतलब जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको आप कन्वर्ट करते हो मशीनी लैंग्वेज में, यानी 101 की फॉर्म में, सो दैट कि आपका कंप्यूटर उसे समझ पाए। तो कंपाइलर तो कभी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसी टाइप से असेंबलर, असेंबलर भी क्या करता है, जो आपकी मध्यम जो आपकी लैंग्वेज होती है, मिडिल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, उसको आपको यूज़ करता है या उसे कन्वर्ट करता है आपकी मशीनी लैंग्वेज में, सो दैट कि कंप्यूटर उसे समझ पाए। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका जो आंसर था वो सी था, ठीक है। मतलब जो मध्यम लैंग्वेज जो होती है, मिडिल लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में आपने सी प्लस प्लस, जावा वगैरह ये सारा काम आपने पढ़ लिया है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताया हुआ भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन वीडियोस को जरूर फॉलो करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने आपको क्या बताया था, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये क्या करता है, ये हमारा एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिठाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा काम ईजी कर लेता है कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए, ठीक। और ये जो बूटिंग प्रोसेस होती है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम से ही रिलेटेड होती है। अब बहुत सारे सोचेंगे कि बूटिंग क्या होता है। तो बूटिंग बेसिकली क्या होती है, जब आप सिंपल अपने कंप्यूटर का ऑन का बटन दबाते हो ना, और ऑन के बटन दबाने से लेकर और जब उसके स्क्रीन पर आपको आइकन दिखते हैं तब तक की जो प्रोसेस होती है उसे बूटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे बूटिंग प्रोसेस बोला जाता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो बेसिकली उस कंप्यूटर के अंदर आपके पास जो रैम होती है, आपके पास जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, आपका जो मदरबोर्ड होता है, यानी मैं हार्डवेयर वाला पार्ट की मैं बात करता हूं, साथ साथ में आपके पास जो प्रोसेसर है, ठीक है, जो आपका प्रोसेसर है या इसे सीपीयू बोलो, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपका चेक किया जाता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आपका जो कंप्यूटर है वह आपका ब्लैक स्क्रीन शो करता है। क्या करता है, ब्लैक स्क्रीन आपकी शो करता है। आप अक्सर आपने देखा होगा, कभी आप जब कंप्यूटर की दुकान पे जाओगे, कंप्यूटर अगर आपके किसी का प्रॉब्लम है तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर्स वाले क्या करते हैं, आपकी रैम निकालते हैं, उस रैम को ऐसे साफ करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कंप्यूटर में लगा देते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं इसमें डस्ट वगैरह चली गई हो रैम में, ठीक है। तो बेसिकली ये बूटिंग प्रोसेस यही होती है कि ये चेक होते हैं सारी की सारी चीज़ें, मदरबोर्ड चेक होगा, प्रोसेसर चेक होगा, रैम चेक होंगे, आपके मेमोरीज चेक होंगी, सो दैट कि आपका कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क कर पाए। इन सभी को चेक करने के बाद कंप्यूटर क्या करता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो विंडो होती है, उस विंडो को लेके आएगा, और उस विंडो को चेक करेगा, यार उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जहाँ पे वो विंडो आपकी सेव होती है, जहाँ पे विंडो सेव होती है उसको पूरा चेक किया जाता है, उसको वहाँ से उठाता है बेसिकली। और इसी पूरी प्रोसेस को जब तक आपका कंप्यूटर नहीं खुलता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली चीज़ जो है समझ में आई होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी आपको बताई हैं और आपको इसमें गलती नहीं करनी थी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कंप्यूटर का पद कौन नहीं है, यानी इसमें आपको ये देखना था कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कौन सी टर्म नहीं है, ठीक है, कौन सी टर्म नहीं है भाई। अब देखिए, अगर आप एनालॉग की बात करें और अगर वीडियोस आपने पहले देखी तो मैंने आपको पहले दो चीज़ें बताई थी। एक आपको मैंने बताया था डिजिटल सिग्नल और एक मैंने आपको बताया था एनालॉग सिग्नल। एनालॉग और डिजिटल के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। डिजिटल का मतलब 0 और 1 की फॉर्म होती है, इसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं या डिजिटल हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर 0 1 की भाषा ही समझता है। एनालॉग क्या होता है, एनालॉग कुछ इस टाइप से कुछ चीज़ें आपके पास हो जाती हैं जहाँ पे 0 और 1 की फॉर्म में नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे आपकी घड़ी होती है ना, घड़ी, तो घड़ी में जो आपके पास 1:02 ऐसे दिखता है ना, ये वाला लेट्स से मैंने ये कह दिया, तो ये आपका डिजिटल हो गया। और सिंपल आपके पास जो ये वाली वॉच होती है ना, ये वाली इस टाइप से, जहाँ पे आपके पास मिनट हैंड होते हैं, आवर हैंड होते हैं, ये सारा आपका एनालॉग वॉच होती है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर आपका कभी एनालॉग की भाषा नहीं समझता है, तो यहाँ पे आपके पास जो एनालॉग होगा ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर में एनालॉग का कोई टर्म नहीं है, ठीक है। बाइनरी होती है, बाइनरी की हमने देखा भी था यार, 101 की फॉर्म होती है और कंप्यूटर इसी को समझता है। चिप भी आप समझते हैं, मोड भी आपका इसी से रिलेटेड एक टर्म होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखनी थी। चलिए अब बात करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और कोई पुत्री नहीं है। कुमार की पुत्री के 2 बुआ और 3 चाचा हैं, अतः कुमार के दादाजी की पोतियों और पोतों की संख्या क्रमशः क्या होगी। अब देखिए, अगर आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आता है और अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये क्वेश्चन आप ना बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। इसने क्या कहा, कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, यानी इस पुत्र का, कुमार के दादाजी का जो पुत्र है, ठीक है, कुमार के दादाजी का जो पुत्र है, तो इस पुत्र का बेटा होगा एक कुमार, ठीक है। और इसकी क्या है, इसकी 2 बुआ हैं, इसकी 2 बुआ हैं, किसके, कुमार की पुत्री के 2 बुआ हैं और 3 चाचा हैं। तो 3 चाचा हैं, तो कुमार के दादाजी की कितनी पोतियां हैं, तो भैया दादाजी की देखो ना 2 तो बुआ हो गई और 3 इसके ये
जो चाचा हैं 3 ये हो गए, और एक ये कुमार भी तो होगा, तो 2 और 4 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको भी नहीं समझे होंगे, तो इसका तरीका सबसे आसान ये है कि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? कि भैया कुमार के दादाजी होंगे, और मैंने हमेशा बताया है आपको कि आप इस टाइप से बॉक्स बना लो, ये थोड़ा आसान होता है। ये है कुमार के दादाजी, ठीक है। फिर दादाजी का एक पुत्र है, तो ऑब्वियस सी बात है दादाजी का पुत्र है, मतलब इसको भी आप कुछ इसी टाइप से दिखाएंगे, ये दादाजी का पुत्र हो गया, ठीक है। फिर पुत्र का क्या है आपका, कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, कुमार के दादाजी का एक पुत्र है, तो ये जो पुत्र है इसका बेटा ही तो है कुमार, है कि नहीं है? तो यहाँ पे आपके पास जो है, ये आपके पास क्या हो जाता है, ये आपके पास कुमार है, ठीक है। और फिर इसने क्या कहा कि कुमार की पुत्री के 2 बुआ, कुमार की पुत्री के 2 बुआ। अब देखो कुमार की कोई पुत्री होगी, यहाँ पे मैं पुत्री को ऐसे दिखा देता हूँ, ये कुमार की पुत्री हो गई। सर्कल में हमेशा मैं फीमेल को दिखाता हूँ, अगर आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैं हमेशा इन क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन पाए। तो ये पुत्री हो गई, और इसने कहा कि जो कुमार की पुत्री है उसकी 2 बुआ हैं। पुत्री की 2 बुआ मतलब ये हो गई कि कुमार की बहन, एक बहन आपकी ये हो गई कुमार की, और एक बहन आपकी ये होगी, यानी 2 फीमेल होंगे यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे सर्कल से इसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वल का मतलब हो गया ये सब भाई बहन है आपस में, क्लियर। फिर इसने क्या कहा, उसके 3 चाचा भी हैं, किसके, इस पुत्री के 3 चाचा है, मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर या बॉक्स ऐसे आएगा, एक चाचा ये हो गया, एक चाचा आपके पास ये हो जाएगा, और ये एक चाचा यहाँ पे ये हो जाएगा, बात क्लियर। तो ये सभी आपस में क्या है, भाई बहन है भाई, ठीक है। ये इक्वल का मतलब ये सभी आपस में क्या है, भाई और बहन है। तो यहाँ पे दादाजी के कितने पुत्र हैं, देखो पुत्र देखो, ये भी मेल, ये भी मेल, ये भी मेल, एक कुमार भी तो मेल है, दादाजी के सारे यही तो पोते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, बात क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 मेल हो गए और 2 फीमेल हो गए, यानी यहाँ पे 2 और 4 इसका आंसर आएगा। 4 और 2 मत करना, क्योंकि इसने बोला है पहले पोतियाँ, तो पोतियाँ कितनी हैं, 2 पोतियाँ हैं, ठीक है। तो इसलिए अक्सर लोग 4 भी इसको करते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसी टाइप से आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में से विषम पद का चयन कीजिए। और मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि भाई जब जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तब तब आपको क्या करना है, इस टाइप की चीजें लिख लेना है कि जैसे डी कितने पे आता है, ठीक है। तो डी जैसे यहां पे आता है आपके पास 4 पे डी आता है, और इसी टाइप से आर कितने पे आता है, आर आपके पास आता है 18 पे, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें हो जाती हैं, और हमेशा देखिए कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या बन रहा है। और आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो 18 + 4 यानी 18 + 4 आपका इन दोनों का जो सम है वो 22 हो जाता है, क्लियर। इसी टाइप से अगर आप आगे भी आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो P का मतलब होता है 16, क्लियर। और यहाँ पे T का मतलब जो होता है आपके पास वो हो जाता है 20, और 20 + 16 जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तब आपके पास आ जाता है 36। यानी आप जब इन 2 नंबरों को ऐड करोगे, यानी जिस भी आपके जिस भी प्लेस पे ये आते हैं ना वैल्यूज़, तो वहाँ पे जो भी नंबर्स की वैल्यूज़ हैं उन दोनों को ऐड करने के बाद 20 वाला नंबर मुझे मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 20 वाला नंबर मिल रहा है। इसको और इसको भी ऐड करोगे B और V को, तो आपको 24 मिलेगा। लेकिन जब आप करोगे यहाँ पे G पे होता है आपका 7 और आपके पास M पे आता है 13, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम होता है वो तो आपके पास 20 होता है, यानी 29 यहाँ पे अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे ये विषम हो गया, क्योंकि भैया इसको और इसको 13 और 7 को ऐड करने के बाद 29 आपके पास नहीं आ रहा है, क्लियर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता है और आपको फ्री के नंबर भी मिल जाते हैं। अब देखो इसने बोला है PALE का संकेत है 7865, और यहाँ पे आपको बताना था कि अर्थ का भी संकेत है, बोला 5843। इसमें आपको क्या करना था, इसमें बहुत आसान था ये कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि भैया जो मेरे पास A है, A कितने पे आ रहा है। देखो A का नंबर क्या है, आपने देखा कि A मेरा 8 पे आ रहा है। देखो दोनों चेक कर लो पहले, देखो यहाँ पे देखो इस A पे, देखो इस A पे क्या आ रहा है, क्या इस A पे 8 नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो A का मतलब हो गया आपके पास 8, ठीक है, बात क्लियर है। अब आपको देखना है L, देखो यहाँ पे L का नंबर कितना है, इस L का नंबर था आपके पास 6, इस L का नंबर कितना था 6, क्या यहाँ पे L था, तो आपको तो मिला, L तो मेरे पास है ही नहीं, पर मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि L का जो मतलब हो गया वो हो गया मेरे पास 6। अब यहाँ पे E का मतलब देखो, यहाँ पे E था और E का मतलब यहाँ पे 5 था, यहाँ पे E का मतलब कितना है, देखो ये यहाँ पे जो E है इसका मतलब भी 5 है, यानी यहाँ पे E का मतलब क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ALE मतलब 865, और 865 कौन सा आ रहा है आपके पास, ये वाला यहाँ पे आ रहा है 86543। इसी टाइप से ये आगे भी चलता रहेगा। R का जो हो जाएगा, R का कितना हो जाएगा आपके पास, देखो R यहाँ पे कितना है 4, R यहाँ पे कितना है 4, देखो है ना, R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, और इसी टाइप से आपके पास T आपके पास कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा और इसलिए 86543 आपका यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं देखो कुछ मान के चलता हूँ यार कि कुछ बच्चों को ना समझ नहीं आता, मैं मान के चलता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ जो बताई है उससे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बास्केटबॉल के खेल में सभी 10 खिलाड़ी मैच के बाद एक दूसरे के साथ एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हस्तमिलन होंगे? अब एक तो इसका कन्वेंशनल तरीका है, कन्वेंशनल तरीका मैं बता सकता हूँ, लेकिन कन्वेंशनल तरीका आपको जाना नहीं है क्योंकि आपको पेपर क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो कभी भी आपके पास इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन पूछे जाएं, अगर इसने बोला 10 खिलाड़ी, तो 10 खिलाड़ी लिखना है आपको ऐसे 10 और इसको मल्टीप्लाई करना है 9 से, यानी 10 से एक कम, और इसको डिवाइड बाई 2 करना है, यानी आपके पास कितना हो गया, ये 90/2 हो गया, और इसका आंसर आपके पास कितना आता है 45, यानी आपके पास 45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसकी जगह लेट से 5 होता कि 5 खिलाड़ी मैच के बाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं और 5 से कम कर दे 4 और इसको डिवाइड बाई 2 करते, और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाता, फिर ये 10 आ जाता। इस टाइप से आप इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बात क्लियर है? बस इतना याद रखो कि जितना पूछा जाए उतना ले लो। अगर 30 बोलेगा तो 30 मल्टीप्लाई 29 डिवाइड बाई 2, 60 बोलेगा तो 60 मल्टीप्लाई एक कम उससे डिवाइडेड बाई 2, और इस तरह से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, और इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही करते चलो जैसे मैंने आपको पहले बताया है। क्या बताया था? जॉन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा। किसने कहा? जॉन ने कहा कि वह उसके पुत्र की, किसके पुत्र की, यानी जॉन के पुत्र की, यानी सबसे पहले हमें जॉन को बनाना पड़ेगा भाई। तो ये मेरे पास हो गया जॉन, मैं हमेशा कह रहा हूं कि मेल को मैं डब्बे के अंदर बना रहा हूं। ठीक है, वह उसके पुत्र की, किसके पुत्र की? जॉन के पुत्र की, यानी जॉन है तो जॉन का पुत्र यहां पे होगा, ये मेरे पास जॉन का पुत्र हो गया। जॉन के पुत्र की पत्नी, जॉन के पुत्र की पत्नी, यानी पुत्र की पत्नी कैसे होगी? देखिए अब पत्नी के लिए मैं, देखिए अभी मैंने इससे पहले वाले में बताया था आपको कि भाई बहन होंगे तो इक्वल का साइन लगाना है, अगर पत्नी है तो कुछ इस टाइप का साइन लगाओ ऐसे। इससे पता चलता है कि यार इन दोनों के बीच में एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है। तो पुत्र की यहाँ पे मैं लिख दूंगा पत्नी, और पत्नी है तो फीमेल है, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल से इसे दिखा रहा हूँ। बात क्लियर है? पुत्र की पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी, मतलब यहां पे बेटी कैसे बनेगी इसकी, ये बेटी इसकी बेटी की मां है। ठीक है, मतलब बेटी की मां है कौन? जो वो महिला है, ये महिला क्या है? जॉन के पुत्र की पत्नी की बेटी की मां, मतलब इस बेटी की मां कौन है? इसकी पत्नी हो गई, जॉन की पत्नी है। तो यहां पे बताना था कि जॉन का इस महिला से क्या संबंध है। अब बताइए जॉन का इस महिला से क्या संबंध है? तो भैया ये जॉन का जो पुत्र है उसकी पत्नी तो है ये, तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाता है, ये पुत्र वधू, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ऐसे करोगे ना तो जिंदगी में कभी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होंगे, बस आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है, बाकी चीजें हो जाती हैं। अब 8 वर्ष पहले राहुल अपने पुत्र की आयु में 4 गुना बड़ा था। ठीक है, अच्छा ये एज वाला क्वेश्चन है, और मैं हमेशा कहता हूँ एज वाले क्वेश्चन के लिए ना यार जिसको मैथ्स आती है वो तो एक्स वाई तरीक़ों से कर सकता है, लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास एज के, तो कभी आपको जिनके पास मैथ्स नहीं है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? देखो 8 वर्ष पहले जो राहुल है अपने पुत्र से आयु में 4 गुना था। अब मुझे बताओ भाई 8 वर्ष पहले, ठीक है, 8 वर्ष पहले जो राहुल रहा होगा वो कितने साल का रहा होगा? अब आपको पता है अगर मैं इसकी वर्तमान आयु 32 मान लूं, समझना, अगर मैं इसकी वर्तमान आयु 32 मान लूं कि यार जो मेरा राहुल है इसकी वर्तमान आयु 32 हो, तो 8 साल पहले इसकी आयु कितनी होगी भाई? आपको पता है यार इसकी 8 साल पहले, देखो 8 वर्ष पहले राहुल कितने साल का रहा होगा भाई? 8 साल पहले राहुल रहा होगा 24 साल का रहा होगा ना। 8 साल पहले राहुल 24 साल का रहा होगा, इसका मतलब इसका पुत्र भी तो 8 साल पहले कुछ रहा होगा। अगर इसकी पुत्र की आयु 12 वर्ष होगी तो भाई 8 वर्ष पहले पुत्र कितने साल का रहा होगा भाई? पुत्र भी आपका तो 8 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 4 साल का रहा होगा ना। 12 से 8 कम कर दो, 4 साल का रहा होगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा, 8 वर्ष पहले जो राहुल है अपने पुत्र से आयु में 4 गुना बड़ा था, और यहीं से आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। देखो मैंने 8 वर्ष पहले निकाला, 8 वर्ष पहले ये था, और इसका जो पुत्र है वो 4 वर्ष का था, और इसने कहा कि वो जो है ना राहुल के 24 है ना, ये जो राहुल है बोला वो अपने पुत्र की आयु का 4 गुना, मतलब इसकी आयु का 4 गुना बोले तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना था। तो क्या 4 से मल्टीप्लाई करने पर 24 आ रहा है? जी नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर गलत है। पुत्र की आयु का 4 गुना नहीं हो रहा है ना ये, क्योंकि उसके पुत्र की वर्तमान आयु 4 है, उसका 4 गुना तो 16 होता है, तो यानी यहाँ पे तो आंसर गलत है। इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा इसको चेंज करके 40 करता हूँ। यानी अब सोचो अगर राहुल की उम्र
अगर वर्तमान आयु राहुल की 40 है, इसका मतलब उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी, नहीं सॉरी, इसकी जो वर्तमान आयु है 40 है, यानी वो कितने साल का होगा, 8 साल पहले 32 साल का। मैं केवल ये वाली स्टेटमेंट पकड़ रहा हूं, समझना, इस स्टेटमेंट से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 32 का साल का होगा, और 8 साल पहले पुत्र कितने साल का होगा भाई, 16 से 8 कम कर दो तो यहां पे 8 साल का होगा पुत्र, होगा कि नहीं होगा 8 साल पहले। अरे भैया पुत्र भी तो कम करोगे, ऐसा थोड़ा ना पुत्र को उतना ही रहने दोगे। अरे पिता की उम्र कम हो रही है तो भाई बेटे की उम्र भी तो कम ही रही होगी। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसने क्या कहा कि भाई 8 साल पहले ये 32 साल का था, ये 4 साल का था, पुत्र की आयु से 4 गुना था, यानी इस आयु का 4 गुना बोले तो 8 × 4 और 8 चौको 32, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब यहां पे ये 40 और 16 साल के रहे होंगे, बात खत्म। ठीक है, बाकी क्वेश्चन चेक कर लेना, मल्टीप्लाई 4 कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स वाले हैं वो तो करते रहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है पैर कितने हैं, सर कितने हैं, और वहीं सर पटकते रहो। ठीक है, इसका मैं एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, यानी पैरों की संख्या देख लो कि पैर कितने हैं। आपने देखा पैर 72 है तो इसे लिख लो 72। ठीक है, ये पैरों की संख्या है, कितना है, पैरों की संख्या है 72। जो नंबर बड़ा होगा, पैरों की संख्या बड़ी होगी, ऑब्वियस ही बात है, इसको डिवाइड बाई 2 कर देना। ठीक है, इसको डिवाइड बाई 2 करने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 36 मिल गया। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको यहाँ पे कि जो यहाँ पे ये आंसर आया है ना, यानी आपको जो बड़ा नंबर है उसको 2 से डिवाइड करना है, और 36 आ रहा है लेट से यहाँ पे, उससे माइनस कर देना आपको छोटे वाले नंबर को। यानी अब 36 से माइनस कर दो 28 को, यानी जो सिरों की संख्या है। ठीक, और जब आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 8। क्लियर, तो यहाँ पे जो 8 आया है आपके पास, ये वाला आंसर आ गया है। यहाँ पे किसकी संख्या आ गई, खरगोशों की संख्या आ चुकी है। क्लियर, एक तरीका तो ये है, बाकी इसको और भी तरीके से आप कर सकते हो। अगर इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चन सही सॉल्व हो जाएगा। जो बड़ा नंबर है डिवाइड बाई 2 करो, जो आंसर आ रहा है उससे जो छोटा नंबर है उसे माइनस कर दो, 28 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है यार, देखो बतख के कितने पैर होते हैं, बतख के कितने पैर होते हैं, आपको पता है 2 पैर होते हैं। खरगोश के कितने पैर होते हैं भाई, आपको पता है भाई खरगोश के आपके पास 4 पैर होते हैं। अब यहाँ पे बतख के 2 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं। और अगर मैं इसी को आंसर मान लूँ, क्योंकि मुझे अभी आंसर पता है, कि माना मैं मान लूँ कि यार मेरे पास जो बतख हैं वो 20 हैं। बतख कितने हैं, 20 हैं। अगर मेरे पास 20 बतख हैं तो एक बतख के पास 2 पैर, तो 20 बतख के पास कितने हो जाएंगे भैया, 20 दूनी 40 पैर होने चाहिए। और इसी टाइप से मुझे पता है कि मेरे पास खरगोश 8 हैं और एक खरगोश के पास 4 पैर होते हैं, तो 8 खरगोश के पास कितने हो जाएंगे, 8 × 4 यानी 8 चौको 32, है ना। ये क्या है, ये पैर हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये पैर हैं। इन पैरों को ऐड कर लो, 2 और 4 3 7, 72 आ गया ना। तो ये आ तो रहा है कुल 72। और अगर बाकी आप ये चेक करोगे ना तो ये सारे आपके आंसर गलत आएंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं जिसको ऐसा नहीं आता है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अजय क्या बोल रहा है कि भैया जो अजय है वो ऊपर से 9वां नंबर पे है और नीचे से जो अजय है वो 38वें नंबर पे है। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी व्यक्ति का हमें ऊपर और नीचे से पता होना चाहिए, और जो हमें टोटल निकालना होता है ना, टोटल कुल जब भी निकालते ना, लेफ्ट प्लस राइट कर देना, -1 कर देना राइट से। यानी अभी देखो ये टॉप और बॉटम चल रहा है ना, तो इसको टॉप प्लस बॉटम कर दो और -1 कर दो, यानी आपके पास 9 + 38 -1 कर देना। 38 में आप ऐड करोगे तो इस 47 आ जाएगा, 47 - 1 आपके पास 46 आ जाएगा, और ये 46 यहाँ पे टोटल आंसर बन जाएगा। क्लियर। अब ये -1 क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मुझे दोनों जगह से मैं क्या करता हूँ, इस अजय को काउंट कर लेता हूँ, इसलिए मुझे एक बार उसको माइनस करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, इसमें क्या बन रहा है, शायद मैंने ये कभी आपको पहले भी करवाया था। 0 और 5 के बीच में देखो कितना आपके पास बन रहा है, 0 और 5 के बीच में देखिएगा, 0 और 5 के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे जो अंतर है वो आपके पास 5 का अंतर है। यहाँ पे जो अंतर बन रहा है वो कितने का अंतर बन रहा है, ये 8 का अंतर बन रहा है, नहीं, यहाँ पे 13 का अंतर है ना, 13 का। फिर यहाँ पे और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का अंतर है, 25 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, इन दोनों के बीच 41 का डिफरेंस, इसके बीच क्या होगा 65 का डिफरेंस। ठीक है, ये आपने डिफरेंस देख लिया। अब देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। ठीक है, यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 का। ठीक, फिर यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 का, और यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास, 20 का। इस टाइप से आपको ये सीरीज जो है आगे बढ़ाते रहनी है। बात क्लियर। तो इसकी आगे वाली सीरीज में क्या आएगा, यहां पे जो बन रहा होगा वो बन रहा होगा 230।
ठीक है, क्योंकि इसके आगे वाला जो आएगा वो आएगा आपके पास यहाँ पे 24 का, यहाँ पे आपके पास गैप आ रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस टाइप से हमें इन सभी को लेके आपस में चलना है। ठीक, तो ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कितना आएगा फिर 85 आ रहा होगा। इस टाइप से ये सीरीज जो है आपके आगे बढ़ती चलती रहेगी और आप इजीली जो है इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 233 यहाँ पे जो है इसका आंसर आ गया। 233 से अगर आप इसे माइनस करोगे तो 85 आएगा। इस टाइप से आपके पास यहाँ पे 24 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 24 आंसर नहीं आएगा आपके पास, यहाँ पे 230 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे जो आज ये चीज़ें बताई है, आपको यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है समझ में आई होगी। इसी टाइप से हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे और आपको चीज़ें इसी टाइप से समझ में आती चलती रहेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।